यूट्यूबर एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने की पूछताछ। मंगलवार देर रात तक 4-5 घंटे तक की पूछताछ की गई है। आज भी एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है पुलिस। रेव पार्टी और प्रतिबंधित सांपों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज की गई है एफआईआर। और विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है सफाई। कहा है किसी को दुख हुआ तो मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं। बयान का गलत मतलब निकाला गया। महिलाओं की शिक्षा की बात की थी, ये कहा है नीतीश कुमार ने। पूरे बिहार वीडियो मेरा आ रहा है ना, वीडियो हमको दे दीजिए। अरे नीचे कीजिए ये और सब तरह से किया। कमलेश थोड़ा सा नीचे कर भाई। बिहार हेलो, इतना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा हमसे महिलाओं और उसके लिए। अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। लेकिन मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर से आपको करा दें। वाकई विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफाई सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे बयान से अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। बयान का गलत मतलब निकाला गया। महिलाओं की शिक्षा की मैंने बात की थी, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। मेरे मन से अगर कोई सब बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो देखिए विवादित बयान को लेकर नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। कल विधानसभा और विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सेक्स एजुकेशन का जिक्र करते हुए जो बयान दिया गया था उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। माफी की डिमांड हो रही थी और अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है अपने बयान पर। क्या कहा था नीतीश कुमार ने जिस पर इतना हंगामा बरपा है, वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं खेद प्रकट किया है और मैं दिखलवा लूंगा ये प्रोसीडिंग। उसमें अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसको नियमानुसार मैं उसमें से हटा देने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तमाम जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बुलाइए इन लोगों को। आप सदन से आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार अगर खड़ी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये अरे भाई, हम माफी मांगने को तैयार हैं। बैठिएगा तब ना। बैठिए, हो गया। आप बैठिए, जगह लीजिए, जगह
जगह लीजिए। आप अपना स्थान घर आप बुलाइए ना। आप क्या आप इसीलिए ना उठाए हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कहे? आप उन लोगों को बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो सब लोग बैठ जाए, ये बोले तो सब बैठ जाए, और सदन नेता बोले तो ये तमाशा देख लीजिए। यही इन लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लगता है कि लोकतंत्र में आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बात रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावें। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। दी जाएगा, एक तरफ तो रिविजन देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लगातार बयान नेताओं की तरफ से आते हैं जो महिलाओं को एक तरीके से अपमान भी करते हैं और ये कंटिन्यूटी में आते हैं। क्या लगता है कि ये एक तरफ तो आप रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपमान भी करते हैं? क्योंकि ये जो मुझे लगता है एज ओल्ड माइंड क्या बोलते हैं थिंकिंग है एक आदमी की, वो चेंज नहीं होती है, रातों रात चेंज नहीं होती। और इससे ये दर्शाता है कि असेंबली में ये ऐसी बात कर सकते हैं तो बाहर इनका बिहेवियर औरतों की तरफ कैसा होगा, वो चेंज नहीं होगा इनका रातों रात। कहने की बात है। अगर मुझे लगता है बिहार में रिजर्वेशन भी किस तरह से काम आई, देखेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो बात की बात है। रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन इस तरह के आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की की तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं
महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर से आपको करा दें, वाकई विवादित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सफाई सामने आ गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे बयान से अगर किसी को दुख हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। बयान का गलत मतलब निकाला गया, महिलाओं की शिक्षा की मैंने बात की थी, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार लाइट थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कहा लीजिए। माफी मांगता हूँ उसके लिए। अरे लाइव बिहार, इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। तो देखिए विवादित बयान को लेकर नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। कल विधानसभा और विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सेक्स एजुकेशन का जिक्र करते हुए जो बयान दिया गया था, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, माफी की डिमांड हो रही थी और अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है अपने बयान पर। क्या कहा था नीतीश कुमार ने जिस पर इतना हंगामा बरपा है, वो भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं खेद प्रकट किया है और मैं दिखलवा लूंगा ये प्रोसीडिंग, उसमें अगर असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो उसको नियमानुसार मैं उसमें से हटा देने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर जाएं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तमाम जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बुलाइए इन लोगों को, आप सदन से आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार अगर खड़ी है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के आपत्ति है तो कृपा करके बैठ जाइए और मैं सफाई दे देता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये मुख्य, अरे भाई हम माफी मांगने को तैयार हैं, बैठिएगा आप तब ना। बैठिए, हो गया। आप बैठिए, जगह लीजिए, जगह लीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण, आप बुलाइए ना। आप क्या, आप इसीलिए ना उठाए हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कहे? आप उन लोगों को बुलाइए। ये कौन सा तरीका है कि नेता प्रतिपक्ष बोले तो सब लोग बैठ जाए, ये बोले तो सब बैठ जाए, और सदन नेता बोले तो एक तमाशा देख लीजिए। यही इन लोगों का प्रजातांत्रिक तरीके में विश्वास है। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लगता है कि लोकतंत्र में आप लोगों को इत्मीनान और विश्वास नहीं है। आप अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बात रखना चाहते हैं, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें।
नेता प्रतिपक्ष से मैं चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करावे। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं जिस सवाल को आपने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। रेजोल्यूशन दिया जाएगा, एक तरफ तो रेजोल्यूशन देने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे लगातार बयान नेताओं की तरफ से आते हैं जो महिलाओं को एक तरीके से अपमान भी करते हैं और ये कंटिन्यूटी में आते हैं। क्या लगता है कि ये एक तरफ तो आप रेजोल्यूशन देने की बात करते हैं, सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपमान भी करते हैं? क्योंकि ये जो मुझे लगता है एज ओल्ड माइंड क्या बोलते हैं थिंकिंग है एक आदमी की, वो चेंज नहीं होती है, रातों रात चेंज नहीं होती। और इससे ये दर्शाता है कि असेंबली में ये ऐसी बात कर सकते हैं तो बाहर इनका बिहेवियर औरतों की तरफ कैसा होगा, वो चेंज नहीं होगा इनका रातों रात। कहने की बात है। अगर मुझे लगता है बिहार में रिजर्वेशन भी किस तरह से काम आई, देखेंगे किस प्रकार से महिलाओं को लाते हैं या नहीं लाते हैं, वो बात की बात है। रिजर्वेशन और नो रिजर्वेशन इस तरह के आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहाँ पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि 6 साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला 2। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की की तो उसमें प्रजनन दर 1.6। इसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कल हम बोले, और उसके लिए हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी उन सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो
तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए, जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है। आपकी बड़प्पन है, सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बड़प्पन है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है। ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब क्या बोल रहे हो? हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। जो आदमी, जो माननीय सदस्य टेबल और कुर्सी निकालता है, उसका नाम नोट कीजिए। नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर अपने बयान पर खेद जताया है और कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं अपने बयान पर शर्म करता हूं, अपनी बात पर शर्म करता हूं। अगर किसी को मेरे बयान से तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद जताता हूं और जो कुछ भी अपने बयान में मैंने कहा, मैं अपने सभी शब्द वापस लेता हूं। और बड़ी बात जो नीतीश कुमार की तरफ से कही गई वो ये कि मैं अपनी निंदा करता हूं। कल विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर बात करते हुए और विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आया, उस पर बहुत तल्ख प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही थी। महिला आयोग ने भी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था और आयोग ने भी यह डिमांड की थी कि नीतीश कुमार को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए देश भर की सभी महिलाओं से। और अब नीतीश कुमार ने विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर अपने बयान पर खेद जताया है, माफी मांगी। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम, आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने अपने बयान पर खेद जताया है, माफी मांगी है और यही डिमांड लगातार की जा रही थी। ऑपोजिशन लगातार हमलावर था, बीजेपी ने हल्ला बोल दिया था नीतीश कुमार के इस बयान के बाद। तो दिन रात आसमान से बारूद बरस रहा है, जमीन पर कुछ भी साबूत नहीं बचा है और लोग अपने घरों को छोड़कर मजबूर होकर पलायन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। यह है स्थिति गाजा की और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या गाजा इस वक्त एक मृत्यु दंड की तरह है लोगों के लिए? क्या गाजा वहां के निवासियों के लिए सजा में तब्दील हो गया है? करेंगे इस पर हम बातचीत। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर, तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देखिए, गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ चुकी है क्योंकि पहली बार युद्ध में अमेरिका और ईरान की सीधी एंट्री होती दिखाई दे रही है। भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक, यानी समंदर, जमीन और आसमान, तीनों ही जगह से अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। जी हां रवि, और उधर मिडिल ईस्ट में चीन भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाला है।
हूती हिजबुल्लाह का हमला इजराइल को विनाशकारी युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर सकता है। मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि कहीं इजराइल हमास की जंग विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में तब्दील न हो जाए। बिल्कुल, इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त पहली बड़ी खबर गाजा के बैटल ग्राउंड से। गाजा जंग के बीच अमेरिका चीन में तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस बनाएगा चीन। ओमान में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी, चीन की रणनीति से अमेरिका की चिंता बढ़ी। तो देखिए, ड्रैगन की यहां पर एंट्री होती नजर आ रही है और यही वो सवाल है कि जो बड़ी महाशक्तियां हैं दुनिया की, उनकी भूमिका अगर बढ़ती है, उनका दखल बढ़ता है, तो इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा और ऐसे में महाविनाश की आशंकाएं भी और मजबूत होंगी। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। रवि ने जिसका जिक्र किया, वैसे भी ये कहा जा रहा है कि अगर इस युद्ध में ईरान, चीन और रशिया एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो क्या होगा। बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। चीन की बारूदी तैयारी अब सामने आई, विश्व युद्ध की चिंगारी नजर आ रही है। बड़ी खबर है, ओमान में मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है चीन। रणनीति क्या है जरा समझिए। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के खिलाफ ये मोर्चाबंदी की जा रही है। खुद को सुपर पावर की तरह पेश करना इसका मकसद है। अमेरिका के सुपर पावर के टैग को चुनौती देने की कोशिश है चीन की। अरब देशों से संबंध मजबूत करना भी रणनीति का हिस्सा है। नजर किस पर है? मिडिल ईस्ट देशों की प्रतिक्रिया पर। मंसूबा क्या है? हमास का समर्थन और ये जो युद्ध चल रहा है, इसे और ज्यादा भड़काने की कोशिश। अब इसका नतीजा क्या होगा? आगे होता क्या देखेंगे हम। अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा। दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है, इसके पूरे आसार हैं। वर्ल्ड वॉर की आशंका और ज्यादा बढ़ेगी, इसके आसार नजर आ रहे हैं, इसकी आशंका नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल एमके सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल भारद्वाज जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? वो चीन जो कि रशिया के साथ खड़ा नजर आ रहा है और रशिया इस जंग के मद्देनजर अगर हम बात करें तो पूरी तरह से लगता है ईरान के साथ है। अगर चीन मिडिल ईस्ट में तैनाती कर रहा है तो इसका मोटिव, मकसद क्या नजर आता है? देखिए, चीन का जहां तक सवाल है, वो मिडिल ईस्ट में पहले से एक्टिव है। अभी उसने जो एक ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो संधि कराई थी, वो बहुत बड़ी संधि माना जा रहा था और उसके चलते वेस्टर्न पावर्स भी काफ़ी हद तक चिंतित हो गई थी कि चीन की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। चीन ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, सऊदी अरेबिया में देख लीजिए, यूएई में देख लीजिए। इस वॉर के चलते हुए भी यूएई, जो कि एक इजराइल के साथ जिसने संधि कर ली थी अपनी, इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिए थे रिलेशंस अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते, वो भी चीन के साथ अब मिलकर यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा है इस वॉर को रोकने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि नई इक्वेशन बन गई है, नई कोल्ड वॉर जो है वो दोबारा से सामने आ गई है इजराइल के युद्ध को लेकर। बिकॉज ये बड़ी पावर जो है रशिया और चाइना, ये ऑब्वियसली इसमें ईरान के साथ है। इन तीनों का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे एरिया में। अब अगर ईरान हारता है तो वो उससे डायरेक्ट झटका जो रशिया और चाइना की जो स्ट्रेटजी है पूरे रीजन में, उसको इफेक्ट होता है। और इजराइल का इस समय मकसद यह है, अगर इजराइल ईरान को हरा देता है तो वो एक अपने आप को मिडिल ईस्ट में रीजनल एक तो अर्थ ये समझ में आता है कि महाशक्तियां सीधे तौर पे अगर युद्ध में शामिल नहीं भी होती हैं, तो ये जो दबाव बनाने की प्रक्रिया है ये लगातार चल रही है, अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इसे सर्व करने की कोशिश करते हुए। और देखिए, गाजा में सुबह से विध्वंसक हमले हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजरायली सेना की भीषण बमबारी देखने को मिली है। बमबारी के बाद हर तरफ दिखा धुएं का गुबार। शहर का लगभग 70% हिस्सा अब तक युद्ध में तहस नहस हो चुका है। और अगली बड़ी खबर, गाजा जंग पर अमेरिका ईरान के बीच तनाव। अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी, ईरान जंग में कूदा तो अमेरिका भी कर देगा हमला। फारस की खाड़ी में तैनात की परमाणु सबमरीन, अमेरिका ने यूएसएस फ्लोरिडा को खाड़ी में भेजा।
जो है तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये तनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है विश्व युद्ध की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जल्दी से कुछ अहम बिंदुओं पर हम नजर डालेंगे बिग वॉल के हम की ग्राफिक्स के माध्यम से। ये देखिए पॉइंटर्स जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान, विश्व युद्ध का आगाज क्या ये संकेत है। तो अमेरिका की बात करें, गाजा जंग के बीच ईरान की वो घेरेबंदी लगातार कर रहा है और ईरान कई बार गाजा युद्ध में घुसने की धमकी दे चुका है। बिल्कुल, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी भेज दी है अमेरिका ने। तनाव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और ईरान हमास को लगातार समर्थन दे रहा है, लगातार हथियार मुहैया करा रहा है। अगला पॉइंट, अमेरिका की बात करें तो पनडुब्बी में परमाणु मिसाइल तैनात है, यानी कि बड़े युद्ध की या बड़े हमले की तैयारी तो जरूर चल रही है। और ईरान की बात करें, हिजबुल्लाह हूती को लगातार ईरान की तरफ से हथियार दिया जा रहा है। जो डिस्प्ले किया गया इजराइल की तरफ से हथियारों का, उसमें भी विदेशी हथियार मिले। बिल्कुल, और अमेरिका ईरान को सख्त संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हदें मत पार करो। ईरान सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की साजिश रच रहा है। ऐसे कई हमले हुए भी हैं जिन्हें नाकाम किया गया है, लेकिन इस रीजन में तनाव लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। किस तरह की तैनाती की गई है रवि, उसकी भी डिटेल हमारे पास आ गई। बिल्कुल, और देखिए जो तैनाती हुई है उसको लेकर ये बार बार आशंकाएं प्रकट की जा रही है। क्या ये परमाणु युद्ध की एक तरीके से तैयारी है? यूएसएस फ्लोरिडा परमाणु युद्ध का ट्रेलर, जरा जल्दी से इन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। ओहियो क्लास पनडुब्बी जो है उसकी तैनाती हुई है और ये जो मैप मानचित्र के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इसकी बड़ी खूबियां। तो देखिए परमाणु ऊर्जा से ये पनडुब्बी चलती है। जी हां, जरूरी बात यह है कि तनाव के बीच दूसरी बार पनडुब्बी की तैनाती की गई है। ओहायो क्लास ये पनडुब्बी है, परमाणु ऊर्जा से चलती है, परमाणु मिसाइल से लैस है और 154 टॉम हॉक मिसाइलों से ये लैस है। फारस की खाड़ी में इसकी तैनाती कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े करती है। और हमारे साथ कर्नल एम के सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट को देखते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच की ये तल्खियां कहां तक जाएंगी? देखिए, ये बहुत अहम तैनाती है और इससे ज़रूर प्रेशर ईरान के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ईरान को अगर आप देखें बड़े बहुत ही तरीके से चल रहा है। उसने अभी कुछ 2 दिन पहले अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की थी और बोला था कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। और इस प्रकार देखें, कहीं भी डायरेक्ट हमेशा उससे ईरान अपने आप को मुक्त करता रहा है कि हमारा कोई डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि हाँ, हमास को वो मॉरल सपोर्ट जरूर देता है। लेकिन इस प्रकार अगर आप देखें तो वो भी बचता रहा है। वो उसको मालूम है इस युद्ध का जो खामियाजा उसको काफी भारी चुकाना पड़ सकता है। वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू ही ये युद्ध को जारी रखे। बिल्कुल, देखिए युद्ध की वजह से दुनिया तो 2 खेमों में बट गई है, लेकिन दुनिया 2 खेमों में भी बटी है। एक और खेमा है जिसमें एक तरफ युद्ध करने वाले हैं और दूसरी तरफ वो देश हैं जो चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, शांति हो और इसकी कहीं कोई पहल हो। और इस बीच देखिए खबर है, गाजा में IDF की 2 तरफा कार्रवाई, जमीन और आसमान से हमला जारी है। ग्राउंड फोर्स को वायुसेना से मिल रही है मदद। IDF के नाहल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक। और बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। टॉमहॉक मिसाइल तैनात कर ईरान को दरअसल चेतावनी दी है अमेरिका ने। मिडिल ईस्ट में तैनात की गई है टॉमहॉक मिसाइलें। फारस की खाड़ी में ये बड़ी तैनाती हुई है। पनडुब्बी को तैनात कर दिया गया है जो कि टॉमहॉक से लैस है। USS फ्लोरिडा पनडुब्बी की तैनाती अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो देखिए टॉमहॉक से क्यों डरा ईरान, अब ये जान लीजिए इसकी खासियत क्या है। ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इसका वजन है 1600 किलो का, लंबाई 18 फीट, विंग स्पैन 8 फीट का, ऑपरेशनल रेंज जानते हैं 2500 किलोमीटर की और रफ्तार 913 किलोमीटर प्रति घंटा। और जरा अगर नजर डालें कि कहां इस्तेमाल हुआ है, तो खाड़ी युद्ध में, इराक और युगोस्लाविया में, अफगानिस्तान की जंग में इसका इस्तेमाल हो चुका है, यमन और लीबिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो इस तरह से एक खतरनाक वेपन्स की एंट्री होती नजर आ रही है। देखिए सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 17 अक्टूबर से अब तक
40 बार हमले हो चुके हैं। आइए आपको समझाते हैं कि 40 हमले ये कहां कहां हुए हैं, वो कौन कौन से जगह हैं। तो निशाने पर है अमेरिका, 40 हमलों से उसका बेस दहला है। जरा देखिए इन जगहों को, सीरिया और इराक, ये जगह जहां पर ये हमले हुए हैं। टाल बाइडर 2 और इरबिल एयरबेस पर 5 बार हमले हुए हैं, अल सद्दादी पर 4, बसूर शहर पर 4, फरात में 3 और अल असद एयरबेस पर 13 बार हमले हुए। ग्रीन वैली की बात करें 3 बार, बगदाद डिप्लोमेटिक सेंटर पर 1 बार हमला हुआ और रुमालिन लैंडिंग जोन में 1 बार, वहीं अल तनफ गैरिसन में 4 बार अटैक हुआ। तो ये हमले हुए हैं और ये हमले लगातार हो रहे हैं। सवाल यही है कि इन हमलों से, अमेरिका के इन सैनिक बेस हमलों पर हमले से क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा इन मिलिशिया का। थापर सर, आपको क्या लगता है, इंटेंशन क्या है, योजना क्या है, अमेरिका को प्रोवोक करने या अमेरिका पर हमला करके क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक तो ये साफ साफ अपना रोष दिखाना है जो लोगों का कि हम अमेरिका से नाराज़ हैं, इजराइल से नाराज़ हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डैमेज करने का कोई अंदेशा है, क्योंकि उनको पता है ये वेल प्रोटेक्टेड हैं और 2-3 घंटे से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो होस्ट नेशन है उसके पुलिस और पैरामिलिट्री वगैरह आके उसको सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। तो एक तरीके से ये रोष दिखाता है, पूरे मिडल ईस्ट में, टर्की में भी हुआ है और भी जगह पे हुआ है, ये एक रोष दिखाता है अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि जो मुल्क उस साइड पे हैं, अमेरिका के खिलाफ हैं, वो अमेरिका को ब्लेम करते हैं सब अपनी तकलीफों के लिए, क्योंकि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो इसमें नहीं, लेकिन अगर कोई ग्रुप अमेरिका को डीप डैमेज करने में कामयाब हो जाता है इसी तरह की कोशिशों में, तो आप क्या देखते हैं अंजाम उसका? जी, अमेरिका रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे एक्शंस, क्योंकि उनको पता है ये जो इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसके पीछे स्ट्रे एलिमेंट्स हैं, तो इस पे लड़ाई नहीं शुरू हो सकती। हाँ, वो थोड़ी बहुत ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और तो देखिए, हमास इजराइल जंग का दायरा कितना बड़ा है, इन तमाम खबरों को देखकर आपको अंदाजा लगा होगा। कैलिफोर्निया के उत्तरी हैंगर में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी।